फ्रेंड्स, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो टोटल 5 चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है 5 चीजें? या तो अमाउंट पेएबल हो सकता है, या तो अमाउंट रिसीवेबल हो सकता है, या तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो कोई एक्सपेंस हो सकता है, या तो इनकम हो सकता है। मतलब क्या, आप किसी भी अकाउंट की बात करो तो वो ये 5 में से किसी ना किसी एक में फिट होता है। ठीक है, तो अभी हमारी जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है वो एक मेथड है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग वो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल वाला तरीका। तो ये क्या होता है, देखो, अमाउंट पेएबल और अमाउंट रिसीवेबल। तो हमें किसी पर्सन से या तो पैसा लेना बाकी है या तो किसी पर्सन को पैसा देना बाकी होता है। तो जब भी किसी पर्सन से रिसीवेबल है या पेएबल है, इसके लिए होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है कोई प्रॉपर्टी है जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब कोई थिंग, कोई वस्तु जो बिजनेस ओन करता है, जैसे कि कैश हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब है बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी जो रियल में कोई वस्तु है। तो प्रॉपर्टी रहा तो उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और एक्सपेंस और इनकम रहा तो वो क्या होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। यह है बेटा अपना ट्रेडिशनल अप्रोच का तरीका, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट बेटा हम लोग ना ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच ये ज्यादा लॉजिकल है, और अगर एक बार आपका ये फंडा क्लियर हो गया तो आपको कभी भी कोई भी किसी भी चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं जाती है। तो चलो देखते हैं हम ये क्या होता है। तो मॉडर्न अप्रोच है बेटा एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम वाला तरीका। तो अमाउंट पेएबल मतलब हमें किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है। अभी किसी पर्सन को अगर पैसा देना बाकी है तो वो होती है बेटा हमारी लायबिलिटी। ठीक है, किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है तो वो होती है हमारी लायबिलिटी। उसके बाद में है अमाउंट रिसीवेबल, मतलब हमको किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है तो वो हमारा राइट है, हमारा एसेट होता है वो। ठीक है, तो किसी पर्सन से अगर पैसा लेना बाकी है तो वो होता है हमारा एसेट। उसके बाद में अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारा कैश है, तो वो भी हमारे लिए क्या रहेगा, एसेट रहेगा। ठीक है, तो अमाउंट पेएबल है तो लायबिलिटी, अमाउंट रिसीवेबल है या फिर हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो वो दोनों होता है हमारा एसेट। और एक्सपेंस मतलब हमारा कोई खर्चा हो गया तो वो हो गया एक्सपेंस, के लिए ई लिख दिया। और हमारी कोई इनकम है, हमारी कोई कमाई है तो वो रहेगा इनकम। तो अकाउंट्स में टोटल आप कितने भी अकाउंट ले लो, ये 5 चीजों में वो डिवाइड हो सकती है। और हम लोग कौन सा तरीका फॉलो करते हैं, मॉडर्न अप्रोच, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम वाला जो तरीका है उससे अपने अकाउंटिंग करना चाहिए। तो बेटा अभी हम लोग क्या करने वाले, तो पहले ये मेमोरी टेक्निक समझ लो। एक ये सिंपल सा, बच्चों को क्योंकि याद नहीं रहता है तो मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया हुआ है। ABCDEFGHIJKL, अगर आप ये ऐसा पूरा ABCD बोलोगे तो इसमें क्या होता है, एसेट और एक्सपेंस का A और E पहले आता है। तो एसेट और एक्सपेंस में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और ये जो L और I है, लायबिलिटी और इनकम का L और I है, ये बाद में आता है। इसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बेटा ये सिर्फ एक मेमोरी टेक्निक है, इसको डिटेल में मैंने पूरा अच्छे से बेसिक्स में कवर किया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप बेसिक्स के वीडियोस देख के समझ सकते हो। बट फिलहाल के लिए क्या है कि एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अकाउंटिंग बाय मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच से एक्चुअली अकाउंटिंग कैसे होती है वो समझ लो। तो एसेट और एक्सपेंस में क्या बोला मैंने, ए और ई पहले आता है, उसमें होता है डेबिट बैलेंस। अब अगर हमें किसी बैलेंस को इंक्रीज करना है, ठीक है, हमें किसी बैलेंस को इंक्रीज करना है, जैसे समझो हमने कोई तो भी एक कंटेनर लिया, उसमें 2 किलो चावल हमने डाला, ठीक है, राइस हमने 2 किलो डाला। अब अगर हमें उस राइस को 2 किलो से 4 किलो पे लेके जाना है तो हम क्या उसमें दाल डालेंगे, क्या हम क्या करेंगे उसमें और राइस डालेंगे। मतलब अगर हमें राइस को 2 kg से 4 kg पे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें और राइस डालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर हमें एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग बेटा हमेशा सेम साइन यूज करेंगे। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है और अगर हमें उसे इंक्रीज करना है
तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और वही अगर हमें एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तो हम लोग अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। किसी बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करो, किसी बैलेंस को अगर डिक्रीज करना है तो अपोजिट साइन यूज करो। अब ऐसे ही लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, ये अभी हमने देखा, लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अगर हमें क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और वही अगर हमें क्रेडिट बैलेंस को रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो हम लोग अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब हमें डेबिट करना पड़ेगा। ये समझा क्या, एकदम सिंपल है। एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, अगर इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट, और अगर एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस को रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है, तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट। उसी तरीके से लाइबिलिटी और इनकम में बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब अगर हमें क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे, और अगर हमें क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो हम अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। अब ये जो आपको वर्कशीट दिया हुआ है, इसमें पेज नंबर 1 पे आपको लिखना है बेटा ऐसा। तो आप लोग क्या करो, लेक्चर को पॉज करो और ये पूरा पहले अच्छे से लिख लो। अब अपने को क्या पढ़ना है, पहले कैश बुक पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, मैं आपको एक ही लेक्चर में कैश बुक और बीआरएस ये दोनों भी कवर करवाऊंगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमें कैश बुक का नॉलेज होना चाहिए, और कैश बुक के नॉलेज के लिए मतलब कैश बुक को सॉल्व कैसे करना है, उसमें लगता है बेटा जर्नल और लेजर का और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज। तो अभी पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये तरीका कैसा है, जर्नल लेजर कैसे बनता है वो, और उससे फिर कैश बुक कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ध्यान से, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। अभी फिलहाल मैं आपको जर्नल लेजर बता रहा हूं, फिर कैश बुक क्यों बनाते हैं और उससे क्या फायदा होता है वो बताऊंगा, और फिर हम लोग हमारे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो है पेज नंबर 172 पे, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका ये क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। सो लेफ्ट में बिजनेस है और राइट में अभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो किसने स्टार्ट किया, ओनर ने स्टार्ट किया। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। देखो अभी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अभी जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एंटिटी है बिजनेस, तो हमें क्या करना है, हमेशा खुद को बिजनेस के जगह पे रख के चीजों को सोचना है। जो भी ये ट्रांजैक्शन और इवेंट दिए हैं हमें, उसको हमें बिजनेस के जगह पे खुद को रखना है और सोचना है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 2 पर्सन कौन है पहले वो फिक्स करो। एक तो है बॉस बिजनेस, दूसरा है ओनर। अभी हम कौन है, हम बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। सो हमारे पास मतलब बिजनेस के पास क्या आ रहा है, हमारे पास मतलब बिजनेस के पास में कैश आ रहा है। ठीक है, हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमारे पास कैश आ रहा है ₹1,20,000। सो कैश हमारे लिए प्रॉपर्टी है, मतलब वो हमारा एसेट है। ठीक है, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है, वो हमारा एसेट है। अभी हमारे पास कैश आ रहा है, तो मुझे बताओ हमारा कैश बढ़ेगा या कम होगा, मतलब जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अपने पास पैसा आ रहा है। मतलब क्या, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब एसेट में होता है फ्रेंड्स डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस को हमें इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन है बिजनेस में, तो डेबिट होगा। बट अब आप धीरे धीरे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचना बंद कर दो, अब आप मॉडर्न अप्रोच से ही प्रैक्टिस करो, तो आपको हर चैप्टर बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो कैश हमारा एसेट है जो हमारा अभी इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, इसलिए सेम साइन मतलब हमें डेबिट करना पड़ेगा। और अभी मुझे बताओ, हमने इसको एक्सचेंज में कुछ दिया क्या अभी,
कुछ नहीं दिया, अभी तो ओनर ने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब हमें ओनर को देना बाकी है, पेएबल है। अब ओनर हमारे लिए पेएबल है तो वो क्या रहेगा, अपनी लाइबिलिटी बन जाएगा ओनर, ठीक है। तो 1,20,000 रुपीज से ओनर की लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ओनर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लाइबिलिटी में होता है क्रेडिट बैलेंस, हमें इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो लाइबिलिटी को बढ़ाना रहेगा जब भी, तब हम क्रेडिट करेंगे, और ये कैश नाम के एसेट को बढ़ाना रहेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। अब यही अगर ये ट्रांजैक्शन से हमें जर्नल और लेजर बनाना रहा तो देखो कैसा बनता है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि कैश अकाउंट एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, तो वही हम लोग जर्नल एंट्री में लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 1,20,000। सो जर्नल का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन दिया है उसको हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है डेबिट क्रेडिट, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है जीरोस एंड वंस, है ना, 0 एंड 1 ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वैसी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन को पहले अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री से जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो होता है वो एक्चुअल अकाउंटिंग। तो क्या बनेगा, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब बेटा प्लीज ध्यान दो, आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, इसलिए बहुत सारे बच्चों को लेजर में भी प्रॉब्लम जाता है। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट में हमें क्या करना है, डेबिट करना है 1,20,000 रुपीज से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,20,000 रुपीज लिख देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट में डेबिट करना है ना 1,20,000 से, सो पहले कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,20,000 लिख दो। इससे क्या होगा, कैश अकाउंट बराबर डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है 1,20,000 रुपीज से। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,20,000 रुपीज आप लिख दो पहले। इससे क्या होगा, देखो बराबर कैश अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट में बराबर क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला काम नहीं होता है। पहले हमेशा अमाउंट लिखने की आदत डालो तो आपको आगे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, तो डेबिट वाले अकाउंट में, अब ये जो कैश है 1,20,000 ये डेबिट क्यों हुआ ये लिखना है। तो डेबिट वाले अकाउंट में क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, और क्रेडिट वाले अकाउंट में ये जो 1,20,000 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ ये क्यों हुआ, ये इसके लिए हम लोग डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। ये क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस, कि कैश अकाउंट में लिख दो टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाय कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 2018 Jan 1 मतलब 2018 Jan 1 का ये ट्रांजैक्शन है, उसकी डेट लिख दी यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट में 2018 Jan 1 लिखना है। अब गड़बड़ क्या होती है पता है, आप लोगों का ध्यान ना पहले डेट पे होता है, उसके बाद में सर यहाँ पे टू लिखना है या बाय लिखना है उस पे होता है, फिर यहाँ पे अकाउंट का नाम क्या लिखना है वो होता है, और एंड में आपका ध्यान आता है यहाँ पे। अब क्या गड़बड़ होता है बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें आपका ध्यान सबसे एंड में है, और जो यूजलेस चीज है उस पे आपका ध्यान सबसे पहले, जैसे कि ये टू लिखना है या बाय लिखना है इस पे सबसे पहला ध्यान रहता है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे टू और बाय नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, आंसर तो वही आने वाला है, बस वो एक लिखने का तरीका है। लेकिन हमारा ध्यान सबसे पहले सबसे यूजलेस चीज पे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सबसे एंड में लिखते हैं, और इसीलिए आपको आगे के सारे चैप्टर्स में डिफिकल्टी जाती है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, हमें अमाउंट लिखना है, कैश अकाउंट में डेबिट में लिखना है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अमाउंट लिख देना है। उसके बाद ये पर्टिकुलर्स लिख दो, उसके बाद ये डेट लिख दो। तो इससे आप ये अगर आप फॉलो करते हो स्टेप्स तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अब देखो, जो कैश बुक बनाना होता है ना फ्रेंड्स, अभी जनरली हमारा प्रोसेस क्या होता है, पहले जर्नल प्रिपेयर करो, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करो।
तो कैश बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमें जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं रहती है। मतलब जो कैश बुक है वो एक साथ दो चीजों का काम करता है, वो जर्नल एंट्री का भी काम करता है और वो लेजर पोस्टिंग का भी काम करता है। मतलब जब भी हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तब हमें कैश से रिलेटेड चीजों का, और अगर हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बना रहे तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसके लिए जर्नल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये जो कैश बुक का कॉन्सेप्ट आया है ये टाइम सेव करने के लिए आया है, ठीक है। टाइम सेव होता है इससे कि जर्नल मत बनाओ, लेजर मत बनाओ, एक साथ एक ही बार में कैश बुक बना दो, तो वो कैश बुक जर्नल का भी काम करता है और वो लेजर का भी काम करता है। अब हम लोग हमारे मेन आंसर पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोला है, डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। सो 2 कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम होता है और बैंक का कॉलम होता है। मतलब वो कैश अकाउंट का भी काम करता है और बैंक अकाउंट का भी काम करता है और जर्नल का भी काम करता है। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। सो लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में ओनर रहेगा। पहले तो बॉस आप लोग ये 2 पर्सन को फिक्स कर लो कि एक तो बिजनेस है, दूसरा पर्सन कौन है, तो एक है बिजनेस और एक है ओनर। अब हम कौन है, हम बिजनेस है, तो हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, खुद को बिजनेस के जगह पे रखो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है ₹1,20,000। सो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट को बढ़ाना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट। अब बेटा ये आपको जर्नल लेजर में भी काम आने वाला है, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। इससे आपका जर्नल लेजर, सब्सिडियरी बुक्स का, कैश बुक और बीआरएस ये एक लेक्चर में आपका, और बेसिक्स ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे, और अभी एक्सचेंज में हमने ओनर को कुछ भी नहीं दिया, मतलब देना बाकी है, देना बाकी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है जो अभी इंक्रीज हो रही है ₹1,20,000 से। सो लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, मतलब क्रेडिट को इंक्रीज करना है, तो हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब क्या, कैश अकाउंट में हमें डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, देखो ये है अकाउंट ही, ये अगर हम अकाउंट की बात करें तो देखो ये अकाउंट ही है। अब ये अकाउंट में कैश भी है, बैंक भी है, मतलब एक साथ दो अकाउंट का काम कर रहा है। ये है इसका डेबिट साइड और ये है इसका क्रेडिट साइड, इसमें कैश और बैंक, मतलब जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया, दोनों एक साथ ही बन गया। और एक्चुअली ये क्या है, डबल कॉलम कैश बुक, ये और कुछ नहीं है, ये लेजर ही है। तो एक बनेगा बेटा अपना डबल कॉलम कैश बुक और दूसरा अकाउंट बनेगा सीधा कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले अमाउंट लिखो, डबल कॉलम कैश बुक में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले अमाउंट। अब कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो डेबिट साइड पे आ जाओ और कैश के कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है ₹1,20,000। सो इससे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश बुक बनाया, मतलब जर्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आपका कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और इसका क्रेडिट इफेक्ट कहा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ₹1,20,000 जाएगा क्रेडिट इफेक्ट। तो हमेशा पहले आप जब भी लेजर बनाते हो तो पहले ये डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखो, उसके बाद में ये पर्टिकुलर्स और डेट ये बाद में लिखो। अब कैश अकाउंट में डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल के वजह से हुआ, तो यहां पे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो जर्नल में हम लोग नरेशन लिखते हैं, अब ये जर्नल और लेजर दोनों का काम कर रहा है कैश बुक, तो हमें यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ता है। जो हम जर्नल में नरेशन लिखते थे वो यहाँ पे लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। तो जर्नल में नरेशन लिखते थे वो यहाँ लिखना है और ये लेजर अकाउंट सीधा बन गया, लेजर अकाउंट अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अब। और फिर यहाँ पे कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और फिर यहाँ पे डेट लिख दो 2018 Jan 1, यहाँ पे भी लिख दो 2018 Jan 1। अब एक्चुअली हमें सब्सिडियरी बुक्स में 2 कॉलम कैश बुक ही बनाने बोला है, तो आपका जो मेन आंसर है वो यही है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम्स जाती है वो क्लियर करने के लिए मैंने ये आपको समझाया। अब इसके बाद में मैं आपको सीधा
डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है वही समझाऊंगा। अब देखो आपको ना बेटा पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें पेज नंबर 2 पे ये कैश बुक का फॉर्मेट दिया है, ठीक है। अब ये जो मैंने दिया है ये बेटा जब आप एक्चुअल आपके वर्कबुक्स पे लिखते हो तो ये एक्चुअल फॉर्मेट होता है आपके वर्कबुक्स का, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही एक ही पेज दिया हुआ है, तो जब आप एक्चुअल जो प्रॉपर बुक्स है उस पे लिखते हो तो देखो कैसे लिखते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट में पहले बिजनेस लिखते हो, राइट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन लिखते हो, हमारे पास पैसा आया तो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी है वो हमारी, इसलिए ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपीज, एसेट बढ़ रहा है इसलिए उसे डेबिट करना है। अब ये ओनर की लाइबिलिटी बढ़ रही है 1,20,000 से, इसके लिए उसको क्रेडिट करना है। बट फिलहाल हम लोग सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक बना रहे तो उसका फॉर्मेट आपको आपके नोट्स में पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश अकाउंट में डेबिट करना है। तो ये जो डबल कॉलम कैश बुक है इसके डेबिट साइड के कैश कॉलम में 1,20,000 आप पहले लिखते हो, बाद में 2 कैपिटल अकाउंट लिखते हो, बाद में Jan 1 लिखते हो। तो ये जब आप इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपसे बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस कम होते हैं और आपको अच्छे से चीजें समझ में आती है। बट फिलहाल के लिए हमें तो ये दिया हुआ है आपके वर्कशीट में, तो यहां लिखना है। तो क्या करोगे आप, कैश अकाउंट मतलब जो ये जो डबल कॉलम कैश बुक है इसका डेबिट साइड में जो कैश का कॉलम है वहां लिखोगे 1,20,000। उसके बाद लिखोगे आप 2 कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। फिर यहां पे लिख दो 2018 Jan 1। तो ये आपको लेक्चर पॉज करके ये लिखना है, यहां से भी देख के लिख सकते हो या यहां से देख के लिखो, ठीक है। लेक्चर पॉज करके पहले इतना लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, देखो पेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम के बैंक में हमने मतलब किसने, बिजनेस ने कैश पे किया, मतलब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा बैंक। अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस ने मतलब हमने बैंक को क्या दिया, हमने बैंक को कैश दिया 50,000 रुपीज। तो मुझे बताओ हमने बैंक को कैश दिया तो कैश का बैलेंस हमारा बढ़ेगा या कम होगा, कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और कैश हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है, तो हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है कैश नाम का। अब एसेट में बेटा डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको कम करना है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट करेंगे। बट ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ो, अब धीरे धीरे मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट हो जाओ। तो कैश हमारा एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट साइन यूज करेंगे इसलिए, है ना। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, अपोजिट होता है उसका क्रेडिट। और हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, हमें अभी बैंक से कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, बैंक से पैसा मिलना बाकी है। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है मतलब वो हमारा एसेट है, उससे हमें पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है। तो 50,000 से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। अब एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब हम डेबिट करेंगे। और क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। बैंक ये रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट करेंगे। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। बट हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं करना है, मॉडर्न अप्रोच से समझना है। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो ये जो डबल कॉलम कैश बुक है ये कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। अब यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से, एक कैश अकाउंट भी है और एक ये बैंक अकाउंट भी है। मतलब बैंक और कैश दोनों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डबल कॉलम कैश बुक में ही चले जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जब बैंक और कैश का दोनों भी इफेक्ट डबल कॉलम कैश बुक में जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ ऐसा इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने लायक नहीं है, बस कैश और बैंक दोनों एक साथ इफेक्ट आया तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, डबल कॉलम कैश बुक, इसमें हमें कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और बैंक अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अमाउंट लिखो
तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है ना, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में, मतलब डेबिट में जाओ और बैंक के कॉलम में लिख दो पहले 50,000। सो बराबर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और कैश को हमें क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट साइड में जाओ, पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में, और कैश कॉलम में पहले अमाउंट लिख दो 50,000। सो बराबर बैंक में डेबिट चले गया और कैश में क्रेडिट चले गया। तो आपको कंफ्यूजन होने का काम ही नहीं रहेगा। अब क्या करना है, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो हमने बैंक को डेबिट किया तो हम लोग क्रेडिट वाले का नाम लिख देंगे, मतलब टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे ब्रैकेट में बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, और यहां पे जो हमने कैश में क्रेडिट किया है तो उसमें डेबिट वाले का नाम बाय बैंक अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड, और फिर डेट लिख दो। ये है Jan 3 और ये पहला ट्रांजैक्शन है, इसलिए ऊपर 2018 ईयर लिखना है और फिर Jan 3 लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी आ गया इसलिए यहाँ पे वापस 2018 नहीं लिखा हमने। ठीक है, लेक्चर को पॉज करो और ये आपके वर्कशीट में पेज नंबर 2 पे लिख लो अच्छे से। ठीक है, अब यही अगर आप एक्चुअल वर्कबुक पे करोगे तो देखो कैसे होगा। तो ये आपको दिया रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लेफ्ट में बिजनेस लिखोगे, राइट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन लिखोगे। हमने कैश दिया तो हमारा एसेट कम हो रहा है, उसको डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, और ये हमारा एसेट बढ़ रहा है 50,000 से, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट Jan 3, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट Jan 3, और ये जो लेजर फोलियो है इसमें हम लोग सी लिखते हैं। मैंने क्या बोला, ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं। ये एक्चुअल वर्कबुक में अभी जो आपको वर्कशीट दिया है उसमें आपको क्या लिखना है, देखो पहले बैंक में डेबिट साइड में 50,000 लिख दो डेबिट के बैंक कॉलम में, और कैश के क्रेडिट के बैंक कॉलम में 50,000 लिख दो। तो इससे क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब आपको यहां लिखना है टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक को डेबिट किया है उसमें क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड, जो क्वेश्चन में होता है वही आंसर में हमको लिखना होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड। फिर यहाँ पे लिख दो डेट Jan 3, यहाँ पे लिख दो 2018 Jan 3, हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने क्रेडिट में खरीदा, हमने साक्षी नाम के पर्सन से उधार में माल खरीदा, तो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। मैंने बेसिक्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जिसको देखो क्या है कि हम पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं, तो क्रेडिटर का सी पहले आता है, डेटर का डी बाद में आता है। तो याद कैसे रखना, ये याद नहीं रहता है बच्चों को। पहले हम गुड्स परचेस करते हैं, बाद में हम सेल करते हैं, तो क्रेडिटर का सी पहले आता है, तो परचेस के साथ क्रेडिटर को जोड़ दो। और हम सेल बाद में करते हैं, डेटर का डी बाद में आता है, तो सेल्स को डेटर के साथ जोड़ दो। ऐसे बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स में आपको बताते रहता हूं हर बार। तो यहाँ पे क्या है, उधार में खरीदा है, तो ये हमारे लिए साक्षी क्रेडिटर बन जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में साक्षी ब्रैकेट में क्रेडिटर ब्रैकेट में पर्सन। अब हमने इससे क्या खरीदा, गुड्स परचेस किया, तो हम क्या लिखेंगे, परचेस ब्रैकेट में गुड्स 20,000। अब हमने गुड्स परचेस किया जिसको हम आगे जाके सेल करेंगे, तो जब हम गुड्स को परचेस करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं वो हमारा इनकम होता है। अभी हमने गुड्स परचेस किया तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, अभी इंक्रीज करना है तो सेम साइन या अपोजिट साइन बताओ। एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, डेबिट को इंक्रीज करना है, तो सेम साइन, मतलब डेबिट करेंगे। और हमने अभी यहाँ पे क्या दिया है, क्रेडिट में, उधार में खरीदा, इसको पैसा दिया क्या साक्षी को, नहीं दिया, पैसा देना बाकी है, मतलब साक्षी हमारी लाइबिलिटी है। तो 20,000 रुपीज से हमें लाइबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो सेम साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। तो हमें यहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट करना है और साक्षी क्रेडिटर को क्रेडिट करना है। अब इसमें कहीं पे भी कैश या बैंक आया क्या, कैश या बैंक से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है, तो ये नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों,
क्योंकि इसमें कैश और बैंक है ही नहीं, तो इसको स्किप कर दो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब नेक्स्ट आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बियरर चेक। अब ये क्या होता है, पहले तो भाई ये समझो, रिसीट ऑफ बियरर चेक, हमें जब भी बियरर चेक मिलता है तब हम क्या करते हैं, तो क्या हुआ है देखो, ये दिवाकर है जो हमारा कस्टमर है जिसको हमने गुड्स बेचा, तो दिवाकर ने क्या करके रखा है, उसके बैंक में कैश डिपॉजिट करके रखा है, ठीक है। ये हमारे कस्टमर ने उसके बैंक में कैश डिपॉजिट करके रखा है। अभी हम दिवाकर की अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, अभी हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की। तो बिजनेस पे आ जाओ भाई, बिजनेस के क्या मतलब, ये जो ट्रांजैक्शन है इसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा वो समझो। तो ये जो बिजनेस है, हमने क्या किया, दिवाकर को माल बेचा, तो हमने इसको गुड्स बेचा और एक्सचेंज में हमें बियरर चेक मिला, ठीक है। हमने गुड्स बेचा और एक्सचेंज में हमें बियरर चेक मिला। अब हम क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेगा, बैंक में जाएगा, मतलब लिटरली नहीं जाएगा, ओनर जाएगा या कोई एम्प्लॉय जाएगा, बट बिजनेस के जगह पे रख के समझो कि भाई बिजनेस क्या करेगा, बैंक में जाएगा वो चेक लेके, और एक्सचेंज में उसको कैश मिलेगा, बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं होगा। तो जब भी रिसीट ऑफ बियरर चेक दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली चेक रिसीव्ड है, मतलब हम क्या बोलते हैं कि बैंक में पैसा आया। बट रिसीट ऑफ बियरर चेक जब भी दिया है तब क्या होता है, देखो फिर से बताता हूं, ये कस्टमर है, उसने उसके बैंक में पैसा जमा करके रखा है, डिपॉजिट करके रखा है। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो हमने दिवाकर को सेल किया गुड्स, बदले में एक्सचेंज में उसने हमें बियरर चेक दिया। अब हम ये बियरर चेक को तिजोरी में रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे भाई। हम क्या करेंगे, तुरंत उसके बैंक में ये बियरर चेक लेके जाएंगे और हमें उसके एक्सचेंज में कैश मिलेगा। तो वी विल गेट कैश, hence receipt of bearer check is treated as receipt of cash. When we receive bearer check, cash account is debited instead of bank account. जब भी हमें bearer check रिसीव होता है तब हम लोग बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं करते, हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि हमें उसके एक्सचेंज में कैश मिलने वाला होता है, ठीक है। तो देखो, sold goods to Divakar and received a bearer check ₹20,000। सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में दिवाकर, ब्रैकेट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन। इसको हमने गुड्स सेल किया, तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स ₹20,000, हमारा इनकम इंक्रीज हो जाएगा। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट, सेम साइन यूज करेंगे। और एक्सचेंज में हमें क्या मिला बेटा, यहाँ पे बियरर चेक मिला, बट हम उसको बैंक का ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको कैश ट्रीट करेंगे। तो हमें क्या मिला, भले ही हमें बियरर चेक मिला लेकिन हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमें कैश मिला, ठीक है। तो हमें क्या मिला, कैश मिला। अब हमारे पास कैश आ रहा है तो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, कैश नाम का एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है तो हम डेबिट करेंगे। इसका मतलब क्या, हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में चले जाओ, कैश कॉलम में चले जाओ, वहां पे लिख दो ₹20,000। अब ये कैश हमें क्यों मिला, तो भाई सेल्स के वजह से मिला। हमेशा पहले अमाउंट लिखो, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाने नहीं बोला है, इसलिए मैं सीधे इसकी बात कर रहा हूं। तो कैश क्यों मिला 20,000, सेल्स के वजह से मिला। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, हमेशा पहले अमाउंट लिखो तो आपसे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। गड़बड़ होती क्या है, आप ये यूजलेस चीजों पे पहले ध्यान देते हो, पहले अमाउंट पे ध्यान नहीं देते, इसलिए गड़बड़ होती है। इस तरीके को फॉलो करके देखो और आप खुद ट्राई करो, ठीक है। तो कैश में 20,000 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और डेट लिख देंगे Jan 6, हो जाएगा ये इससे। तो आपको पेज नंबर 2 पे वर्कशीट में ये लिखना है, ठीक है। उसके नीचे नीचे लिखते जाओ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है बेटा, पेड टू साक्षी कैश ₹20,000। हमने जो साक्षी से उधार में माल खरीदा था, ठीक है, क्रेडिट में परचेस किया था, तो पेमेंट करना बाकी था, तो वो हमारी लाइबिलिटी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर दे रहे। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में साक्षी, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हम साक्षी को क्या दे रहे, कैश दे रहे। तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो।
बिजनेस ने साक्षी को कैश दिया मतलब हमने साक्षी को कैश दिया, तो हमारा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। कैश हमारा एसेट है, उसको हमें डिक्रीज करना है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, इसलिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और अभी एक्सचेंज में हमें अभी कुछ मिला क्या? पहले ही मिल गया था, उधार में गुड्स खरीदा था, तब हमने साक्षी नाम की लाइबिलिटी को इंक्रीज किया था। ठीक है, उधार में खरीदा था तो हमको पैसा देना बाकी था, तो हमने लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया था। अब हम इसको पैसा दे रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो पैसा देना बाकी था वो अभी हम पे कर दे रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें उसे कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हम अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमें कैश से मतलब है, तो कैश हमारा एसेट कम हो रहा है, इसलिए उसको हमें क्रेडिट करना है। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या करो? देखो, पर्सनल रियल नॉमिनल से कभी कभी इजी लगता है, बट क्या हो जाता है ना, जब थोड़ा सा भी अलग ट्रांजैक्शन आ गया ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये इजी है कि भाई कैश कम्स इन है या गोज आउट है? गोज आउट है। गोज आउट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीके हैं। कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट, या तो फिर कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो कैश बुक में क्या करना है? हमें कैश कॉलम में क्रेडिट में पहले अमाउंट लिखना है 20,000 रुपीज। अब ये 20,000 रुपए का पेमेंट हमने किसको किया? साक्षी को किया, तो यहां लिख दो बाय साक्षी अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दो बीइंग कैश पेड, और यहां पे डेट लिख दो Jan 10। ठीक है, एकदम ही सिंपल है, पहले अमाउंट बाद में पर्टिकुलर्स बाद में डेट लिख दो, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है बेटा, चेक रिसीव्ड ऑन December 6, 2018 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब हमें जो वो बियरर चेक मिला था, दिवाकर नाम के पर्सन से बियरर चेक मिला था, तो हमने उसको कैश जैसा ट्रीट किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, हम खुद उसके बैंक में नहीं जा रहे पैसा लेने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारे बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, और वो हमारा बैंक उसके बैंक से पैसे लेके आएगा। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारा बैंक है। अब हमको जब बियरर चेक रिसीव हुआ था, तब हमने क्या अज्यूम किया था? कि हमें कैश मिला। अब हम क्या कर रहे हैं? वो बियरर चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो हम क्या करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने कैश पे किया। ये बात समझी क्या फ्रेंड्स? जब हमें ये बियरर चेक रिसीव हुआ था, तब हमने क्या किया था? कैश रिसीव हुआ ऐसा अज्यूम किया था। अब हम ये बियरर चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम फिर से क्या करेंगे? हम कैश पे कर रहे हैं बैंक में ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कैश हमारा एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट, और हमारे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसे डेबिट करेंगे। और पर्सनल रियल नॉमिनल से क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, बैंक ये रिसीवर है इसलिए डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक। अब ये फिर से क्या हो गया? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, क्योंकि कैश और बैंक दोनों भी एक साथ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो डबल कॉलम कैश बुक में देखो, बैंक को क्या करना है? डेबिट करना है। बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक के लिए रिसीट है, ये डेबिट करना है, तो डेबिट साइड के बैंक कॉलम में पहले 20,000 लिख दो कि भाई बैंक डेबिट हो गया। अब कैश में क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट साइड के कैश के कॉलम में पहले अमाउंट लिख दो 20,000 रुपीज, तो बराबर बैंक में डेबिट चले गया और कैश में क्रेडिट चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे बैंक में क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग बियरर चेक डिपॉजिटेड, और डेट लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो बाय बैंक अकाउंट बीइंग बियरर चेक डिपॉजिटेड। डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, और एंड में यहाँ पे Jan 14 लिख दो। ठीक है, पहले अमाउंट फिर पर्टिकुलर्स दोनों में, और फिर डेट। एकदम ही सिंपल है ये डबल कॉलम कैश बुक, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे? ये LF में कॉन्ट्रा का C लिख देंगे दोनों जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं अब, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। हमने शिवाजी नाम के पर्सन को उधार में माल बेचा है,
उधार में माल बेचा है, मैंने पहले ही बोला सेल बाद में होता है, तो ये हमारा डेटर है, ठीक है। तो ये हमारा डेटर है, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में शिवाजी, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया, उधार में माल बेचा तो पैसा मिला क्या, नहीं मिला, ठीक है। उधार में माल बेचा, हमने गुड सेल किया है, तो हमारी इनकम को इंक्रीज करना है, क्रेडिट को इंक्रीज करना है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। और ये जो शिवाजी नाम का पर्सन है, इससे हमें पैसा मिला क्या, नहीं मिला, क्योंकि यहां दिया है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाला ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसा मिलना बाकी है। पैसा मिलना बाकी है मतलब ये हमारे लिए रिसीवेबल है, हमारा एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इससे पैसा लेना बाकी है। डेबिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट। और वही अगर हम पर्सनल रियल नॉमिनल से देखें तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। तो सेल्स जाएगा क्रेडिट और ये शिवाजी में जाएगा डेबिट। अब यहाँ पे कहीं पे भी कैश या बैंक है क्या, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि कैश या बैंक से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो, कार्टेज पेड इन कैश ₹500। कार्टेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट के खर्चे का ₹500 पे किया, तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ट्रांसपोर्ट कंपनी लिखा है मैंने। आपको कुछ नहीं समझा तो आप पर्सन भी लिख सकते हो। तो हमने इस पर्सन को क्या दिया, हमने इस पर्सन को ₹500 ₹500 कैश दिया। क्यों दिया, ऐसा फ्री में दिया क्या, नहीं दिया। क्यों दिया, क्योंकि इसने हमें ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस या बेनिफिट दिया। ये समझने के लिए बेटा आपको बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए, प्लीज उसको अच्छे से समझो, क्योंकि वो बेसिक से ही आपके सारे चैप्टर्स लिंक्ड है। अगर आपके वो बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको आगे के सारे चैप्टर्स बहुत इजी जाते हैं। तो पहली बात, हमने इसको कैश दिया ना, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के पास से कैश जा रही है, एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। और ये क्या है, कैश डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट है, इसलिए भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और एक्सचेंज में हमें क्या मिला, इसने हमारा ट्रांसपोर्टेशन करके दिया। देखो बिजनेस में कोई भी चीज फ्री फोकट में ना ही पैसा दिया जाता है ना ही लिया जाता है, कुछ ना कुछ कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, इसीलिए हम उसको पैसा दे रहे। तो हमने उसको पैसा दिया क्योंकि उसने हमारा काम करके दिया। अब उसने हमारा काम करके दिया मतलब ये हमारा एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है, तो हम सेम साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। इससे बेटा आपका जर्नल लेजर भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी इसको सीरियसली लो, मतलब बिल्कुल भी ऐसा मत समझो कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो। सीरियसली लो, आपका जर्नल भी हो रहा है इससे कि भाई कैश में क्रेडिट करना है, कार्टेज में डेबिट करना है, तो जर्नल एंट्री भी आपकी पूरी इसमें क्लियर हो जा रही है। तो अब डबल कॉलम कैश बुक में आ जाओ। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, गोज आउट है इसलिए क्रेडिट करेंगे। हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट करेंगे। अलग अलग तरीके सोचने के, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 500 पहले अमाउंट लिख दो, फिर यहां लिख दो बाय कार्टेज अकाउंट, फिर डेट नरेशन लिख दो बीइंग कार्टेज पेड, और डेट लिख दो Jan 20, ठीक है। ये नरेशन क्यों लिखना है, क्योंकि कैश बुक ये जर्नल का भी काम करता है और कैश अकाउंट का भी, बैंक अकाउंट का भी काम करता है। तो जर्नल में जैसे हम ये नरेशन लिखते हैं वैसे हमें यहाँ पे भी लिखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी ₹12,000। सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में शिवाजी नाम का डेटर है जिसको हमने पहले उधार में माल बेचा था, ठीक है। अब हमें उससे पैसा मिल रहा है, तो हमें उससे ₹12,000 कैश मिल रहा है। हम बिजनेस है, हमारा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अभी बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन है इसलिए डेबिट, ठीक है। और ये क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। बट मॉडर्न अप्रोच से क्या होगा, इसको अच्छे से समझो। इससे हमें पैसा लेना बाकी था, ये हमारे लिए रिसीवेबल था, हमारा एसेट था। अभी हमें इससे पैसा मिल रहा है,
पैसा लेना बाकी नहीं है अब, तो हमारा एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा बेटा 12,000 रुपीज से। क्यों? क्योंकि पहले जब उधार में माल बेचा था तब इससे लेना बाकी था, बट अब तो मिल गया ना, तो लेना बाकी नहीं है, एसेट को कम करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश मिल रहा है, कम सीन है इसलिए डेबिट, पैसा आ रहा है, रिसीट है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। ठीक है, तीनों लॉजिक समझा दिए। तो कैश में जो कैश कॉलम है ये डेबिट में, उसमें हमें पहले अमाउंट लिखना है 12,000, उसके बाद हम लिखेंगे टू शिवाजी अकाउंट, फिर हम लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, और फिर हम लिख देंगे डेट Jan 22। ठीक है, सिंपल है। लेक्चर पॉज करते जाओ और पूरा लिखते जाओ अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000, हमें 5,000 रुपए कमीशन मिला। हमें कमीशन मिला मतलब ऐसा पेपर पे लिख के मिला, क्या मिला, हमें पैसा मिला। तो एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन सर्विस गिवन टू अ पर्सन। हमें कैश मिला क्योंकि हमने किसी पर्सन का काम करके दिया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कुछ नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन। ठीक है, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में पर्सन। इससे हमें कमीशन मिला मतलब पेपर पे लिख के नहीं मिला बॉस, कैश मिला। ठीक है, तो हमें कैश मिला 5,000 रुपीज। तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए डेबिट। बेटा अभी जब आप बीआरएस सॉल्व करोगे वहां पे ये मॉडर्न अप्रोच काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, बीआरएस में अगर आपके ये मॉडर्न अप्रोच क्लियर है ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और एक्सचेंज में हमने क्या किया, उसका काम करके दिया। बिजनेस में कोई भी चीज फ्री फोकट में नहीं होती है, हमने काम करके दिया इसलिए हमारे पास पैसा आया। तो हमने काम किया तो ये हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन इसलिए डेबिट, कैश आ रहा है, रिसीट है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, और एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। तो डेबिट साइड में कैश कॉलम में हम लोग 5,000 लिखेंगे। अब ये 5,000 रुपए कैश क्यों आया वो बाद में लिखो, पहले अमाउंट लिख दो। तो यहां पे लिख दो टू कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और फिर यहां लिख दो डेट Jan 27। ठीक है, एकदम ही सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन क्या दिया है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। अब देखो पर्सनल यूज के लिए कैश लेके गया, तो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश कौन लेके जाएगा, ओनर लेके जाएगा, बराबर। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। अभी हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, तो बॉस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने ओनर को कैश दिया तो हमारा कैश बढ़ा या कम हुआ, हमने ओनर को कैश दिया तो हमारा कैश नाम का एसेट कम हो जाएगा। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और ये जो ओनर है ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इसने हमें पैसा दिया तो हमने लाइबिलिटी को इंक्रीज किया था। ठीक है, इसको पैसा देना बाकी था, अब हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें उसको कम करना है इसलिए हम डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है इसलिए डेबिट, और कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश का पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में आ जाओ, कैश गोज आउट है क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करना है तो भी क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे कैश कॉलम में हम लोग 2,000 रुपीज लिखेंगे, पहले अमाउंट लिखेंगे, बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। नरेशन लिख दो बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, और डेट लिख दो Jan 30। ठीक है, ये हमारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। तो देखो अभी आपका पूरा जो डबल कॉलम कैश बुक है, लेक्चर को पॉज करो और ये पूरा चेक करो ऐसा ही है क्या, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो अब समझो आगे की बात।
अब क्या करना है बेटा, ये मंथ अपना एंड हो गया, यहाँ पे अपना मंथ खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। क्या बोला मैंने, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। मतलब क्या करते हैं समझो, बैलेंस निकालते हैं कि भाई हमारे पास कैश कितना बचा है और बैंक में बैलेंस कितना बचा रहना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। मतलब क्या समझो, ये जब आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी 1 से लेकर 4 तक करते हो ना बेटा, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं रहती है, उसमें ऑलरेडी वो सब कुछ कवर किया हुआ है, पूरा लॉजिकल, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये जो डेबिट का कैश का कॉलम है, इसका टोटल निकालेंगे। तो इसका टोटल आया 1,57,000, और ये जो कैश का क्रेडिट का कॉलम है, इसका टोटल निकालेंगे। ऐसा आप लोग पेंसिल से ऊपर लिख लो। डेबिट का टोटल आया 1,57,000, क्रेडिट कॉलम का टोटल आया कैश का 92,500। ठीक है, अब मंथ एंड में क्या करना होता है, हमें ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करना होता है। तो अभी यहाँ पे डेबिट का टोटल बड़ा है, तो हमें दोनों जगह पे 1,57,000 इक्वल लाना है। तो डेबिट का इक्वल तो ऑलरेडी 1,57,000 है, प्रॉब्लम है हमारे क्रेडिट में। क्रेडिट का टोटल 92,500 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इक्वल करना है तो हमें कैश में क्रेडिट लिखना पड़ेगा 64,500 का। क्या लिखना पड़ेगा, 64,500 का क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हमारा अकाउंटिंग जो डबल एंट्री प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, भाई क्रेडिट किया ना तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट भी करो। ये वैसे गलत चीज बता रहा हूं, बट याद रखने के लिए ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई हमने कैश के कॉलम में क्रेडिट किया ना करंट मंथ के एंड में, तो अगले मंथ के स्टार्ट में उसको डेबिट कर दो, क्योंकि हमारा डबल एंट्री प्रिंसिपल बोलता है कि भाई क्रेडिट किया है तो कहीं ना कहीं डेबिट जाना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस निकालो, 64,500 ये बैलेंस आया, मतलब हमारे पास टोटल कैश हमें रिसीव हुई 1,57,000, जिसमें से हमारा टोटल पेमेंट हुआ 92,500 का। तो हमारे पास 64,500 ये कैश बच गया, ये हमारा बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस को उठा के हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन Jan 31, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरीड डाउन मतलब नीचे लेके जा रहे, नेक्स्ट मंथ में लेके जा रहे, और ब्रॉट डाउन मतलब पिछले महीने से इस महीने में लेके आ रहे। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2018 Feb 1 ये लिखोगे आप। अब इसके बाद में क्या है, फिर से बैंक कॉलम का देखो। बैंक कॉलम का डेबिट का टोटल है 70,000, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट का टोटल है 0। अब अगर हमें ये डेबिट और क्रेडिट के टोटल को इक्वल करना है तो बड़ा अमाउंट है डेबिट में 70,000, तो यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे भी 70,000 आने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 70,000 से। अब हमने बैंक में क्रेडिट किया ना, तो फिर से इसको नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में यहाँ पे डेबिट कर दो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है क्रेडिट किया ना तो डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया बेटा कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। एकदम ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत लॉजिकल है, एकदम कॉमन सेंस है। आपको बस ये समझना है कि भाई कैश को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट करना है, या कैश बैंक को क्रेडिट करना है। ठीक है, अब वो अगर आप पर्सनल रियल नॉमिनल से करते हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक के लिए डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। बट जब आपके क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तब पर्सनल रियल नॉमिनल से थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम से सॉल्व करो। ठीक है, और दूसरी बात, कैश अकाउंट में क्या होता है, डेबिट में रिसीट होता है, क्रेडिट में पेमेंट होता है, पैसा आया या पैसा गया। और अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान का रखना है, पहले अमाउंट लिखा करो हर चीज में, उसके बाद में ये पर्टिकुलर्स और डेट लिखा करो। ठीक है, एकदम ही सिंपल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको कैश बुक अच्छे से समझ में आया क्या? एकदम इजी है, अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और समझेगा। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि मैंने आपको बोला एक ही लेक्चर में कैश बुक और बीआरएस दोनों पढ़ाने वाला हूं, तो अब हम लोग बीआरएस स्टार्ट करते हैं।
सो बेटा देखो अपने को पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है, डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू बैंक। ठीक है, सो लेफ्ट में अपना बिजनेस है, राइट में हमारा बैंक है, जो भी हमारा बैंक है जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो अपना कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। और बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब अपना एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। तो कैश बुक और पासबुक, देखो बीआरएस बनता क्यों है, बीआरएस बनाने का ये रीजन है कि भाई कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये समझो कि भाई जो कैश बुक है, कैश बुक में भी बैंक का कॉलम, सो कैश बुक जब भी बीआरएस में बोल रहे हैं उसका मतलब क्या, बैंक का कॉलम सीधा सीधा। तो कैश बुक ये बनता है बिजनेस के बुक्स में और पासबुक बनता है बैंक के बुक्स में। कैश बुक मतलब बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग और पासबुक मतलब बैंक के बुक्स में अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इस चीज का कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये अगर हम लोग कैश बुक में अकाउंटिंग करें तो क्या होगा, बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, मतलब जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, क्योंकि बैंक ये रिसीवर है। अगर हम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल से समझे तो बैंक ये क्या है, रिसीवर है, रिसीवर है, तो हम डेबिट करेंगे। अब यही चीज अगर हम लोग पासबुक में करें, सेम ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग पासबुक में एंटर करें तो क्या होगा, देखो। तो अब अगर हम लोग पासबुक बना रहे तो पासबुक में क्या होता है, बैंक के बुक में बिजनेस का अकाउंट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो देखो बिजनेस के बुक्स में भी होगी और बैंक के बुक्स में भी होगी। तो अब इसी ट्रांजैक्शन को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। तो फिलहाल अभी हमारा एंटिटी कौन है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बैंक के बुक्स में। तब क्या होगा, ये जो बिजनेस है, बिजनेस हमको पैसा दे रहा है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस हमको पैसा दे रहा है, मतलब हमारे पास बैंक के पास पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो हमारा कैश नाम का एसेट इंक्रीज होगा, तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये जो बिजनेस है ये हमें पैसा दे रहा है, ये गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और दूसरी बात, इसने हमको पैसा दिया, हमने एक्सचेंज में अभी तक इसको कुछ नहीं दिया, मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पासबुक में क्या होगा, जब भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है तब पासबुक में बेटा 10,000 रुपीज से क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन है, ये गिवर है, बिजनेस, ये बैंक के बुक्स में कौन है, गिवर है। ये बात प्लीज आप लोग अच्छे से समझो। कैश बुक में क्या होगा, जब भी पैसा हम डिपॉजिट करेंगे, हम मतलब बिजनेस जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगा तो कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट इफेक्ट जाएगा, और वही अगर हम लोग इसी ट्रांजैक्शन को बैंक के पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि बैंक को क्या मिल रहा है, बिजनेस से पैसा मिल रहा है, तो देना बाकी है, पेएबल है, मतलब लायबिलिटी को बढ़ाना है, और ये कौन है, गिवर हो गया बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा आप जब भी बीआरएस सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। कैश बुक हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं और पासबुक ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है, तो जब भी डिपॉजिट रहा तब हम क्या करेंगे, कैश बुक में डिपॉजिट को डेबिट करेंगे, और वही पासबुक में इसका अपोजिट होगा। सिंपल सी चीज है ना भाई, क्योंकि बैंक के लिए यही अपोजिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बैंक के पासबुक में इसका क्रेडिट इफेक्ट जाएगा। अब आपको ये बेटा पेज नंबर 3 जो आपके वर्कशीट में दिया है ये, तो आपको ये पेज नंबर 3 पे लिखना है। क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखना है आपको ऐसा ऊपर। अब देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट इफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो कैश बुक में डेबिट में डिपॉजिट होता है, जब भी पैसा डिपॉजिट हुआ बैंक में तब वो डेबिट होता है। और वही अगर हम बैंक की बात करें तो बिजनेस से हमें पैसा मिल रहा है, एक्सचेंज में हमने कुछ नहीं दिया, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्रेडिट होगा।
तो पासबुक में उसका कैश बुक का अपोजिट इफेक्ट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये आप लोग लिख लो लेक्चर पॉज करके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट हो गया और पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट हो गया, हमेशा ऐसा अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश ₹5,000 फ्रॉम बैंक। बिजनेस ने बैंक से पैसा निकाला 5,000 रुपए। सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में बैंक है। हम अभी कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई हमारे पास पैसा आ रहा है 5,000 रुपए, तो बिजनेस का कैश का बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, इसलिए कैश अकाउंट को बिजनेस डेबिट करेगा। और ये जो बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। डेबिट को कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। और ये कौन हो गया, अब हमारे लिए गिवर हो गया। गिवर हो गया तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो विड्रॉ, जब भी हम पैसा बैंक से निकालते हैं तब वो क्रेडिट होता है विड्रॉवल 5,000 रुपीज। देखो एकदम सिंपल है, कैश बुक में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक में बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। अब इसी ट्रांजैक्शन का क्या होगा, अगर हम लोग पासबुक में करते हैं तो क्या होगा, देखो ये बैंक है, अभी हम बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पासबुक में आ गए मतलब, तो बिजनेस को हमने पैसा दिया, तो बैंक ने बिजनेस को पैसा दिया, तो बैंक का कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, डेबिट को कम करना है इसलिए कैश को क्रेडिट करेगा बैंक। और इसको जो बिजनेस ने अपने को पहले 10,000 रुपए दिया था, ठीक है, तो हमने लाइबिलिटी को बढ़ाया था, अब उसको हम 5,000 रुपए रिटर्न दे रहे, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो क्रेडिट को कम करना है इसलिए हम डेबिट करेंगे। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस क्या है, रिसीवर है, ठीक है, तो 5,000 रुपए डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर है। तो देखो क्या होता है, अच्छा पहले आप लिख लो पेज नंबर 3 पे आपके वर्कशीट में ये इतना पूरा पार्ट लिख लो। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, बैंक बैलेंस कम होगा इसलिए क्रेडिट करेगा बिजनेस। और वही चीज पासबुक में क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है, इसके लिए पासबुक में क्या होगा, उसमें डेबिट इफेक्ट आएगा। तो जब भी विड्रॉवल है, पैसा निकाल रहे हैं, तो कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट और पासबुक में डेबिट इफेक्ट जाएगा। ये आपको पेज नंबर 3 पे आपके वर्कशीट में लिखना है, ठीक है। अब एक और लास्ट ट्रांजैक्शन समझ लो। अब यहां पे क्या हुआ, कैश बुक में अगर डिपॉजिट डेबिट है तो पासबुक में पैसा डिपॉजिट किया तो वो क्रेडिट में जाएगा। अगर कैश बुक में विड्रॉवल क्रेडिट में है तो पासबुक में विड्रॉवल डेबिट में जाएगा, क्योंकि अपोजिट इफेक्ट होता है। एकदम सिंपल सी चीज है। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट, यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट करता है बैंक, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है बिजनेस से। और वही अगर हम विड्रॉवल की बात करें तो पासबुक में क्या होगा भाई, एसेट कम हो रहा है क्योंकि जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है, एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट। और वही बैंक के पासबुक में क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है। इसलिए मैंने आपको बोला बेटा कि बेसिक्स जो है एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग ठीक से पहले आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो ये सारी चीजें बहुत इजी जाएगी। आपको पेज नंबर 1 पे वो दिया ही हुआ है जो आपने लिखा है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या इतना। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया है अपने को कि भाई हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से लोन लिया मतलब बिजनेस, एक लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में बैंक है, तो बिजनेस बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है, तो बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है। और दूसरी बात, बिजनेस बैंक से लोन ले रहा है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी। ये बात समझी क्या, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैंक से लोन लिया ना, तो अगर लोन वर्ड के जगह पे ओवरड्राफ्ट वर्ड यहाँ पे बीआरएस में यूज होता है। मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा बैंक में है उससे ज्यादा हमने निकाला है, मतलब सिंपल वर्ड्स में हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए लोन ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा, लेकिन बैंक बिजनेस को लोन दे रहा है तो बैंक के लिए लोन ये एसेट हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझो, बिजनेस बैंक से लोन ले रहा है तो बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, तो इसके लिए वो क्रेडिट में जाएगा। और वही हम बिजनेस की बात करें तो बैंक बिजनेस को लोन दे रहा है
तो बैंक को पैसा मिलना बाकी है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक को पैसा मिलना बाकी है, तो बैंक के लिए वो एसेट होगा, एसेट होगा तो वो ओवरड्राफ्ट में जाएगा, मतलब डेबिट में जाएगा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब इसी को अगर मैं बोलूं डिपॉजिट बैलेंस, कोई फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा बैंक में जमा किया हुआ है, और इसका अपोजिट क्या रहेगा, अनफेवरेबल बैलेंस। अब अगर फेवरेबल कैश बुक में डेबिट में है, तो इसका अपोजिट इफेक्ट पासबुक में क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि बैंक में मतलब कैश बुक में जो डेबिट होता है पासबुक में वो क्रेडिट होता है। अनफेवरेबल क्रेडिट में है तो अनफेवरेबल पासबुक में डेबिट में जाएगा। वैसे ही रिसीट है, कैश बुक में डेबिट में है, और पेमेंट रहेगा कैश बुक में क्रेडिट में, तो इसका अपोजिट, मतलब रिसीट जाएगा पासबुक के क्रेडिट में और पेमेंट आएगा पासबुक के डेबिट में। देखो बेटा एकदम सिंपल है, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो और उसका अपोजिट पासबुक में लिखते जाओ। कैश बुक में क्या होता है, डिपॉजिट है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है ना, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, पैसा डिपॉजिट किया, एसेट बढ़ा, इसलिए डेबिट। फेवरेबल और रिसीट ये भी दोनों में क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सब में एसेट बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। और इसका अपोजिट आएगा क्रेडिट की, भाई पैसा निकाला, बैंक से लोन लिया, अनफेवरेबल बैलेंस है, पेमेंट है, तो क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होगा इसलिए क्रेडिट, और यहाँ पे एसेट बढ़ जाएगा इसलिए डेबिट। और इसी का अपोजिट आपको पासबुक में लिखना है, जो जो कैश बुक में डेबिट हुआ है उसको पासबुक में क्रेडिट में लिख दो, और जो जो कैश बुक में क्रेडिट में हुआ है उसको पासबुक में डेबिट में लिख दो, क्योंकि दोनों के लिए वो अपोजिट चीज रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पेज नंबर 3 पे अब ये पूरा लिख लो अच्छे से। कैश बुक में डिपॉजिट, फेवरेबल और रिसीट ये डेबिट में आता है, तो पासबुक में यही चीज क्रेडिट में जाएगी, और विड्रॉवल, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल, पेमेंट ये कैश बुक में क्रेडिट में जाता है, तो यही उसका अपोजिट पासबुक में डेबिट में जाएगा। अब बेटा आपको क्या करना है, ये चीज लिखना है। ये अगर आपने इतना सा पार्ट समझ लिया ना तो बीआरएस बहुत ज्यादा इजी जाएगा। तो ये आपको लिखना है, पहले लिख लो अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पे। 1 और 2 में स्किप कर रहा हूं, पहले 3 पढ़ा रहा हूं। 1 और 2 में कुछ और चीजें समझाने जैसी है, वो अगर मैं अभी पहले समझाऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेटर है कि भाई पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर 10 तक कर लो, उसके बाद में 1 और 2 पे आओ, तो वो इजी जाता है थोड़ा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 209 पे दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको समझते हैं। तो जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आंसर बना रहे हो तब आपको क्या करना है बेटा, ये देखो आपके पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है, जो ऊपर का ये टेबल है ये आपका मेन आंसर है, और उसके नीचे जो कैश बुक और पासबुक का ऐसा फॉर्मेट दिया है ये आपका वर्किंग नोट है। तो ये मेन आंसर आपको सामने के पेज पे लिखना है, और ये जो वर्किंग नोट है ये आपको उसके पीछे के पेज पे लिखना है। यहाँ पे आपको एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा बना लिया। अब आपको ये पूरा लिखना है, तो ये कैसे लिखोगे, डिपॉजिट, फेवरेबल और रिसीट ये सब कैश बुक में डेबिट में, इसका अपोजिट पासबुक के क्रेडिट में। फिर विड्रॉवल या ओडी दिया है, अनफेवरेबल दिया है, पेमेंट दिया है, ये आएगा कैश बुक के क्रेडिट में, तो इसका अपोजिट जाएगा पासबुक के डेबिट में। अब ये समझाने के लिए ही मैंने आपको पहले का वो पार्ट बताया है, तो हो सकता है आपको 1-2 बार ये लेक्चर फिर से देखना पड़े, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले ये पार्ट क्लियर करने से पहले आगे मत बढ़ना, पहले इसको ठीक से समझ लो, उसके बाद में फिर आपको आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। तो अब हम लोग हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, ऑन 31 अगस्त 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600। मतलब जो ये मिस्टर रवि है इसका पासबुक, जो पासबुक है वो क्या बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है 33,600, बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक में अलग बैलेंस है, पासबुक में अलग बैलेंस है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम बीआरएस बना रहे। तो अभी शुरू कैसे करना है देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600 दिया है ना, तो यहाँ पे सिंपल लिख लो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और क्रेडिट कॉलम में लिख लो 33,600। ये आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से फॉर्मेट नहीं है, बट जब आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब वो बोर्ड के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। कैसे करना है मैं बताता हूं बेटा, मैंने सीए फाइनल तक मैं पढ़ा हूं,
तो आर्टिकलशिप जो होती है हमारी, फिर हम लोग बैंक ऑडिट्स करते हैं, कंपनी ऑडिट्स करते हैं, वो पूरा जो मुझे नॉलेज मिला है वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट करके आपके सामने ऐसा प्रेजेंट किया है। ये तरीके से आप फॉलो करोगे, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हो, तो ये तरीके से फॉलो करोगे तो आपको बीआरएस बहुत इजी जाएगा। अगर आप वो एडलेस से करोगे ना बेटा, तो वो मुझे भी नहीं आता है, एडलेस के तरीके से मुझसे बीआरएस सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको रटनी पड़ती है। और अगर आप डेबिट क्रेडिट से जाओगे ना, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फॉर्मेट से ही आंसर्स प्रिपेयर करेंगे। हम लोग मेन जब आपका एग्जाम रहेगा उसमें भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो अब पहला क्या दिया है देखो, चेक्स paid into the bank but not credited before 31st August 18 amounted to 24,400। इसका मतलब क्या, बिजनेस ने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, बिजनेस ने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो पासबुक में डिपॉजिट है मतलब डेबिट में जाएगा, तो बिजनेस ने रिकॉर्ड कर लिया 24,500 डेबिट में, लेकिन वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हमने जो बैंक में चेक डिपॉजिट किया वो मंथ एंड तक क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक में अकाउंटिंग हो चुकी है बट पासबुक में अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई है, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। तो हमको वही ये बीआरएस में पूरा लिखना है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो कैश बुक में डिपॉजिट हुआ है ना, डिपॉजिट ये डेबिट होता है, तो कैश बुक में डेबिट हो गया है लेकिन पासबुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अगर ये कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 24,500, क्योंकि पासबुक में डिपॉजिट ये क्रेडिट होता है। तो अभी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। समझा क्या, कैश बुक में डिपॉजिट किया ना हमने, बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो हमने कैश बुक में 24,500 डेबिट कर दिया बट पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अभी पासबुक में रिकॉर्ड कर दो 24,500। तो हम यहाँ पे बीआरएस में उसको क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में दिया है वो आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि भाई हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पे क्रेडिट कर दो, पासबुक में क्रेडिट कर देंगे तो देखो दोनों इक्वल आ जाएगा, बराबर वो टैली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट दिया है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी ₹33,000 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये क्या ट्रांजैक्शन है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में डिपॉजिट ये क्रेडिट में आता है, तो बैंक के पासबुक में ये रिकॉर्ड हो गया है 33,000 क्रेडिट ऑलरेडी हो गया है। अभी पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो अब रिकॉर्ड कर लो, तो पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट में होता है इसलिए क्रेडिट हुआ है 33,000। अब वही कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट में होता है और अगर बैंक में क्रेडिट हुआ तो उसका अपोजिट इफेक्ट कैश बुक में डेबिट होने वाला है, तो 33,000 अभी हम डेबिट कर देंगे, तो डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 33,000 और यहां लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो वो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, अभी हमें उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेबिट में लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब चेक्स इशूड ऑन 28 August 2018 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th September। मतलब कैश बुक में वो करंट मंथ में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन पासबुक में वो अगले महीने रिकॉर्ड हुआ है, करंट महीने में नहीं हुआ है। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में अगर रिकॉर्ड हुआ तो क्या होगा, देखो चेक इशू किया है हमने पेमेंट किया है, तो कैश बुक में पेमेंट ये क्रेडिट में आता है, तो बिजनेस के कैश बुक में क्रेडिट हो गया है, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब कर दो भाई रिकॉर्ड। तो पासबुक में अगर रिकॉर्ड करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट है ये पासबुक में डेबिट होता है। देखो ये अगर आपने वर्किंग नोट ठीक से बना लिया ना तो आपको बस ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते जाना है। तो कैश बुक में पेमेंट क्रेडिट में गया तो वही पासबुक में वो डेबिट में जाने वाला है,
तो वो नहीं हुआ है तो अभी कर दो, तो फिर से ये डेबिट में लिख दो 38,800, ठीक है। और यहां लिख दो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अ बिल रिसीवेबल फॉर 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन 30th August, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन 3rd September। अब बिल रिसीवेबल हमको मिला, बिजनेस को मिला, तो इसको ऐसा समझो कि भाई हमको किसी ने चेक दिया और हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या बोला मैंने, ऐसा समझो कि हमको चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश बुक में डिपॉजिट क्या होगा, डेबिट में होगा, तो 15,000 रुपए कैश बुक में डेबिट हो गया और 15,000 रुपए कैश बुक में क्रेडिट, सॉरी पासबुक में क्रेडिट हो गया। कैश बुक में डेबिट हो गया 15,000 और पासबुक में क्रेडिट हो गया 15,000, क्योंकि वो डिपॉजिट है, ठीक है। डिपॉजिट है तो वो आपको ध्यान रखना है, कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट होता है और पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट होता है। बट अब ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब वो जो चेक था वो बाउंस हो गया, भाई उसका पैसा नहीं मिला। तो पासबुक क्या करेगी, उसको रिवर्स कर देगी। बैंक क्या करेगी, बैंक ने पहले डिपॉजिट में डाला था ना 15,000, मतलब पैसा जमा हुआ ऐसा दिखाया था, तो पासबुक में क्या होगा, बैंक बोलेगी भाई ये तो बाउंस हो गया, मतलब डिसऑनर हो गया, तो उसको पासबुक रिवर्स कर देगी। ये रिवर्स करने से क्या होगा, 15,000 क्रेडिट भी हुआ, 15,000 डेबिट भी हो गया, तो इसमें एक्चुअली जीरो बचेगा। कैसे, क्योंकि क्रेडिट भी 15,000 हुआ, डेबिट भी 15,000 हुआ, मतलब बैंक ने क्या किया, इसका इफेक्ट खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें तो ये डिपॉजिट दिख रहा है, तो बैंक ने जो अभी डेबिट किया उसके अगेंस्ट में हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब हम ये 15,000 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो चेक या बिल्स रिसीवेबल बैंक में जमा किया था तो हमने 15,000 डेबिट कर दिया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो उसको रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्रेडिट कॉलम में 15,000 रुपीज लिख देंगे। देखो अब ये पहला लेक्चर है, पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना बेटा, तो आपको बहुत ज्यादा इजी जाता है, ठीक है। बस इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे लिख देंगे हम बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये डिसऑनर हो गया। अब नेक्स्ट है, पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट। पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो ओवरकास्ट हो गया, तो पासबुक का क्रेडिट साइड ये है। ओवरकास्ट मतलब, कास्ट मतलब टोटल और ओवर मतलब ज्यादा, तो पासबुक में ज्यादा क्रेडिट हो गया 2,000 से गलती से। पासबुक में क्या हुआ, ज्यादा क्रेडिट हो गया 2,000 रुपए गलती से। तो अब बैंक क्या करेगी, उसको सुधारने के लिए डेबिट करेगी, ठीक है। ये बेटा जब मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हूं ना, तो ये सारी चीजें उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन की हुई है, सब कुछ नोट्स में दिया है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है कि इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि भाई बैंक ने गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो उसको सुधारने के लिए अभी बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक में हम, मतलब बीआरएस में हम डेबिट कॉलम में 2,000 रुपीज लिख देंगे और यहां लिखेंगे पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट। ज्यादा हो गया था क्रेडिट साइड, तो अभी हमने उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया। इसके बाद है बेटा, बैंक डेबिटेड ₹400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्या किया, पासबुक में डेबिट कर दिया बैंक चार्जेस के लिए, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो भाई अभी कर दो कैश बुक में रिकॉर्ड। तो ये जो बैंक ने डेबिट किया है तो हमें अभी कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बीआरएस में हम ऐसा 400 क्रेडिट में लिख देंगे और यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो पासबुक में बैंक चार्जेस लगे, ठीक है, तो बैंक चार्जेस के वजह से बिजनेस के बुक्स में बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। देखो बिजनेस के बुक्स में सोचो, कैश बुक में बैंक चार्जेस लगे, बैंक ने चार्जेस लगाए, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए वो क्रेडिट होगा। समझा क्या, ये पेमेंट है वो, है ना, बैंक का बैलेंस कम करना है हमको, एसेट को कम करना है, इसलिए क्रेडिट करना है 400 से। तो बैंक ने डेबिट कर दिया, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक ने अगर डेबिट किया है तो हमको कैश बुक में उसका अपोजिट करना होता है, क्रेडिट करना होता है, तो हमने अभी क्रेडिट कर दिया।
तो ये बीआरएस अपना प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है आपको, ये डेबिट का टोटल करना है, वो आएगा 73,800। क्रेडिट का टोटल करना है, वो आ रहा है 73,500। और आपको जो भी बड़ा अमाउंट है ना, ये दोनों जगह पे लिख देना है, ठीक है। अब ये डेबिट का टोटल तो ऑलरेडी 73,500 है, अब हमको ये क्रेडिट का टोटल भी उतना ही लेके जाना है। तो हम ये जो टोटल है 73,500 बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 300 लिखेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल भी 73,800 हो जाएगा और इसका टोटल भी 73,800 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब ये क्या है, देखो हमने शुरू किससे किया था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, पासबुक से शुरू किया था। तो ये एंड में आया अपना बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो बैलेंस क्या आया, क्रेडिट बैलेंस आया, क्योंकि क्रेडिट का साइड छोटा है, हमको ये दोनों को इक्वल करना है, तो ये क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब डिपॉजिट नहीं है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारे बैंक के पासबुक में बता रहा है कि भाई 33,600 क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन हमारे कैश बुक में 300 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। अब ये एक्चुअल आंसर है। अब इसको डेबिट एडलेस के फॉर्मेट में कैसे करना, डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में तो ऐसे करते हैं, अब इसको एडलेस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको 11th के आंसर शीट में तो प्लस माइनस एडलेस से करना है। तो देखो हमने शुरू कहां से किया, हमने क्रेडिट से शुरू किया, ठीक है, क्रेडिट से शुरू किया। तो क्रेडिट और क्रेडिट ये सेम साइन है, सेम साइन है, तो इसको यहाँ पे ऐड लिख दो। क्रेडिट से शुरू किया ना, तो जहां से शुरू किया उसके हिसाब से ये एडलेस होता है। अभी क्रेडिट से शुरू किया, ये भी क्रेडिट है तो ऐड कर दो। अब ये क्रेडिट से शुरू किया, ये डेबिट है, अपोजिट है, तो इसको लेस लिख दो। क्रेडिट से शुरू किया, फिर से ये डेबिट है, इसको भी लेस लिख दो। क्रेडिट से शुरू किया, ये क्रेडिट है, क्रेडिट और क्रेडिट दोनों सेम साइन है, ऐड लिख दो। अब ये क्रेडिट से शुरू किया, ये डेबिट आ गया, अपोजिट आ गया, तो यहाँ पे लेस लिख दो। और ये क्रेडिट से शुरू किया, ये भी क्रेडिट है, तो यहाँ पे ऐड लिख दो। तो ये ऐड लेस के फॉर्मेट में ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब आप पूरा ऐड लेस से पढ़ोगे बेटा तो बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। वही अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे डेबिट क्रेडिट की, और ये वर्किंग नोट पहले आप अच्छे से समझ लो, जो आपका ये पेज नंबर 3 दिया है ना बेटा बीआरएस के लिए, पहले आपको ये पेज नंबर 3 अच्छे से समझना जरूरी है। पेज नंबर 3 आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो बीआरएस फिर बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अपना कैश बुक भी हो गया और अपना बीआरएस भी हो गया। अब एक बात मुझे आपको समझानी है, देखो ये जो डबल कॉलम कैश बुक है या 2 कॉलम कैश बुक है, और जो सब्सिडियरी बुक्स का पूरा चैप्टर है, उसमें बेटा आपको लेजर का बेसिक्स पूरा काम आता है। क्या बोला मैंने, सब्सिडियरी बुक्स में लेजर का पूरा बेसिक्स काम आता है। उसके बाद जो बीआरएस है, बीआरएस में कैश बुक और पासबुक का कॉन्सेप्ट काम आता है, और कैश बुक और पासबुक क्या है, फिर से वो लेजर है, ठीक है। तो बीआरएस में भी आपको लेजर काम आता है। उसके बाद आप लोग जब डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, तो देखो डेप्रिसिएशन में क्या आता है क्वेश्चन में, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो डेप्रिसिएशन अगर आपको चैप्टर समझना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, जर्नल और लेजर का नॉलेज लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, उसमें क्या क्वेश्चन आता है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द सस्पेंस अकाउंट। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो और सस्पेंस अकाउंट बनाओ। तो फिर से यहाँ पे जर्नल और लेजर आता है। फिर आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो देखो क्या क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तब फिर से आपको जर्नल और लेजर, जर्नल ये आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है, एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, वो जर्नल के बेसिस पे बनता है, ठीक है। वो आप रट लेते हो वो बात अलग है, बट एक्चुअली ये जर्नल एंट्रीज से बनता है। और यहाँ पे तो दिया ही है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो फिर से ये जर्नल लेजर ही आने वाला है। इसका मतलब क्या, और ये जो सिंगल एंट्री है लास्ट चैप्टर है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स काम आता है। फाइनल अकाउंट्स में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट्स के लिए भी आपको नॉलेज क्या लगेगा, जर्नल लेजर का ही लगेगा। तो लास्ट चैप्टर में फिर से आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है।
इसका मतलब क्या बेटा कि आपको जर्नल लेजर ये हर चैप्टर में आने वाला है। तो देखो 11th के टॉपिक्स का अगर हम एनालिसिस करें तो आपके हर चैप्टर में जर्नल और लेजर है, ठीक है। हर चैप्टर में आपको जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स काम आने वाला है और फाइनल अकाउंट्स के लिए जर्नल लेजर ही लगता है। अब देखो एक बात समझो, एक प्रिंसिपल है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, 80% ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कम फ्रॉम 20% ऑफ कॉजेज। मतलब क्या, आपके जो 20% एफर्ट्स है वो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब 20% चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 20% चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके केस में 11th में आपको हर एक चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, जर्नल और लेजर के कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। फिर अगर हम 12th की बात करें तो फिर से 12th में आपको पढ़ना है अभी 11th के बाद, तो फिर से 12th में आपको बेटा जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स ही हर चैप्टर में लगने वाला है। मतलब जो 20% इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए वो कौन सी है, जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स। तो जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स अगर आपका अच्छे से क्लियर रहेगा तो आपको रिजल्ट 80% से ज्यादा आएगा। ये परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि 20% चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिससे आपको 80% से ज्यादा रिजल्ट आता है। तो देखो यहाँ पे आपको 11th में भी जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है और फिर से 12th में भी जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। और अकाउंट सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, बट बच्चों को वो डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि उनकी बेसिक्स में गड़बड़ होती है। तो ये बेसिक्स आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर अगर कर लोगे तो 11th भी इजी जाएगा और 12th भी एकदम इजी जाएगा।